नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको औद्योगिक और श्रम कानूनों से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही इससे जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आज कारोबार करने वालों के सामने तमाम तरह की कानूनी समस्याएं उभरती हैं। साथ में उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को भी कानूनी समस्याओं से दो चार होना पड़ा है। देश में कई तरह के श्रम और औद्योगिक कानून हैं। कुछ नए कानून भी लाए गए हैं। श्रम कानून से जुड़े 3 अहम विधेयक हैं: सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020। सरकार ने इन कानूनों को श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ये श्रम सुधार नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों की छंटनी और भर्ती करना आसान बनाएंगे। वहीं सभी वर्कर्स किसी न किसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। इस कदम से राज्यों को अपने श्रम कानूनों के फ्रेमवर्क में बदलाव लाने में मदद मिलेगी। ये तीनों श्रम कानून उन 4 कोड का हिस्सा हैं जिन्हें श्रम मंत्रालय ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करने के लिए कई वर्षों में तैयार किया है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। औद्योगिक संबंधों पर आज कानूनी जानकारी देंगे अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्ते। तो गुंजन जी, आपको औद्योगिक मसलों से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01206127 और 01206127 दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। श्रम कानून से जुड़ी जानकारी के लिए आज आप सवाल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक करके जो नया कानून बना है वो कामगारों और कर्मचारियों को क्या कुछ सुविधाएं देता है? कि देखिए, आपने जैसा कहा कि जो 29 जो हमारे अलग अलग कानून थे उन सबको जोड़ा गया है, तो और उन सबको जोड़ करके 3 कानून के अंदर बना दिया गया, उन सबको समेकित किया गया, सबको एक जगह जोड़ दिया गया। तो जैसे ही मैंने कहा ये 29 और उसके विपरीत आपके पास 3 अलग कानून आ जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए जो अलग अलग कंफ्यूजन होता था, अलग अलग एक्ट्स थे और 29 अलग अलग एक्ट थे और 29 एक्टों में जाकर के आपको चीजों को देखना पड़ता था और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। वो चीज एक समेकित होकर एक जगह पे आ गई। तो उससे सबसे पहली बात तो ये है कि समझ में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको किसी एक बात को समझने के लिए या अपने काम को, अपने रोजगार को चलाने के लिए या अपने रोजगार से संबंधित अपने अधिकारों के पालन के लिए अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग कानून को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपके पास 3 ही लिमिटेड कानून है, आप उनको देखें, उसके अंदर ही सब आपके सारे अधिकार, या तो आप एम्प्लॉयर हों या आपके एम्प्लॉय हों, आपके सारे अधिकार या आपके कर्तव्य जो कुछ भी है उन 3 जगहों पे आ गए। तो जो एक कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा रहती थी, जहाँ पे हमें ये पता नहीं होता था कि मैं देखूं क्या देखूं और किस एक्ट के अंतर्गत कौन सी चीज इंप्लीमेंट होगी और फिर उसका असर दूसरे एक्ट पे किस तरीके से पड़ेगा, उस पर हमारे अधिकारों पे किस तरीके से पड़ेगा, वो जो एक कंफ्यूजन थी वो सबसे पहले तो दूर हो जा रहा है। जैसे ही वो चीज़ों की कंफ्यूजन दूर होता है और हम सब चीज़ों को एक लिमिटेड क्षेत्र में ले आते हैं और उसको एक सिंगल डेफिनेशन और एक अलग सिंगल तरीके से लेके चलना शुरू करते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। मतलब चीज़ें अब एक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, जिससे फायदा दोनों को होगा, एम्प्लॉयर को भी होगा और एम्प्लॉय को भी होगा, क्योंकि उन्हें अब पता होगा कि मैंने ये 3 कानून जैसे वेज कोड देख लिया या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड देख लिया और उसके अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं मैं उन सबको, उनके अंतर्गत जो भी मेरे अधिकार या कर्तव्य बनते हैं उनको मैं समझ सकता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ और चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो पहले पड़ती थी। तो इससे एक तो हमारे को कंफ्यूजन दूर होगा। इसके बाद जो इसमें अधिकार हैं, कुछ चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि समय के साथ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का हमारा अभी भी है, चल रहा है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने वक्त के साथ थी, लेकिन जो वक्त बदलता है, नए तरह के बिजनेस आयाम आ गए। 1991 में हमारे बिजनेस खुल गए, हमने इंटरनेशनल बिजनेस खोल दिया, हम बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आने लग गई, बाहर की कंपनियां। हमारी कंपनियां
मल्टीनेशनल बनने लग गई और बाहर जाने लग गई और बाहर के लोग हमारे यहाँ आके रोजगार करने लग गए। तो ऐसी स्थिति में इन जो बदलती परिस्थिति है इन सबको इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता थी। अब पहले जो 29 अलग अलग कानून थे तो उसमें अगर किसी नई चीज को आप जोड़ने की का प्रयास करते तो आपको अलग अलग 29 कानूनों को देखना पड़ता था। तो इससे बड़ी दिक्कत होती थी, कई बारी कंफ्यूजन होता था, कई बारी कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता था। अब ये आपने 3 कानून ले आए और इसमें आपने जो नई चीजें हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। जैसे कि एक बड़ी छोटी सी चीज है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई कि भाई ठीक है, पहले कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती थी, अब आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला सकते हो। ये एक नए बदलते समय के हिसाब से एक आवश्यक चीज है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप कर सकते हो। तो इन चीजों को समेकित करने की कोशिश की गई। पुराने कुछ कानून अभी भी रहेंगे और वैसे देखा जाए तो जो 3 कानून बने हैं 2020 में बने हैं और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। ये कानून तो बन गए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। बट इसके पीछे जो मंशा है वो ये है कि चीजों को ईज ऑफ बिजनेस जो बार बार होती है, ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ इन्फोर्सिंग द राइट्स वाली बात होगी। यानी कि ये कर्मचारी अपने अधिकार को एक जगह पे आसानी से समझ सके और उसको इन्फोर्स कर सके। और सिमिलरली जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने जो उनके कर्तव्य हैं उनको एक समय आसानी से समझ सकें और अपने जो उनके कर्तव्य हैं उनको एक साथ आराम से पूरा कर सकें। तो ये पूरा जो सारा कार्यक्रम है वो इस बात को देखते हुए किया जा रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को स्ट्रीमलाइन करके सिंपल कर दें ताकि वो दोनों कर्मचारी और उनके जो एम्प्लॉयर हैं उन दोनों को आसानी कर सके बिजनेस के अंदर। सर थोड़ा विस्तार से हम समझना चाहेंगे आपसे कि भर्ती और छंटनी को लेकर क्या मौजूदा कानून है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, औद्योगिक संबंध संहिता के जरिए श्रम मंत्रालय ने भर्ती और छंटनी को लेकर कंपनियों को ज्यादा अधिकार दिए हैं, इसको समझना चाहेंगे आप। देखिए मूलभूत रूप से देखिए बहुत फर्क नहीं है। जो पुराना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता था और जो अभी हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन के कोड है, इसमें देखा जाए तो मूलभूत से बहुत फर्क नहीं है। आप भर्ती और छंटनी आप अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते, पहले भी नहीं कर सकते थे और आज भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने किसी की छंटनी करनी है, जैसे हम रिट्रेंचमेंट कहते हैं, तो आपको छंटनी से पहले उसको एक भत्ता देना होता है, आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है, नोटिस देना होता है। और छंटनी करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अगर आप छंटनी कर रहे हैं तो जो सबसे नया एम्प्लॉय है उसको पहले आप छंटनी करेंगे। दूसरी बात, अगर आप उसमें री एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करते हैं तो जिसकी आपने छंटनी करी है उसको आप पहले ऑप्शन देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि वापस वो मेरे साथ जुड़ना चाहता है या नहीं जुड़ना चाहता। तो ये जो हमारे जो सारे प्रोविजंस हैं ये पहले भी थे और आज भी हैं, इनको उस तरह से रखा गया है क्योंकि इसमें कोई बहुत मूलभूत बदलाव नहीं आ रहे हैं। जी। जो एक बदलाव आ रहा है वो ये हो रहा है कि जिसे अगर आप समझ सकते हैं कि एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाली बात आ गई कि भाई ठीक है, अगर आपने किसी को रखना है तो बहुत छोटे से पीरियड के लिए आप किसी को रखना चाहते हो तो आप उसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत रख सकते हो। तो उसमें की बस छोटी भर्ती है, बहुत इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि आपने एक लिमिटेड पीरियड के लिए किसी को लिया, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 साल 6 साल के लिए रखा और उस पीरियड के लिए उसको रखा और फिर उसको जब पीरियड खत्म हो गया तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और रिट्रेंचमेंट हो जाती है। बट इसमें जो वो व्यक्ति आ रहा है एज एन फिक्स टर्म एम्प्लॉय, उसको वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक फिक्स्ड जो एक परमानेंट एम्प्लॉय के होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है तो उसके अधिकार कुछ कम हो जाते हैं। उसको अपने उस टर्म के हिसाब से प्रोपोर्शनेट सारी सुविधाएं मिलती हैं, पीएफ, ग्रेचुइटी, हर चीज की सुविधाएं मिलती हैं। सिर्फ उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों चाहें तो एक नियत समय के लिए, एक नियत प्रोजेक्ट के लिए आपस में जुड़ के और एक काम करके और उस एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं, जो पहले ये सुविधा नहीं होती थी। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर देखा जाए तो मूलभूत रूप से कोई बहुत विशेष अधिकार का फर्क नहीं पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि जी इसमें आपने नए कानूनों में उनको हायर एंड फायर की परमिशंस मिल गई हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है और जितना मैंने अपने इस लॉ को देखा है और हमने किया है, काम किया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी उनको विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं इसके अंदर। उन्हें अभी भी वो सारे जो रिट्रेंचमेंट हो या ले ऑफ हो उनके प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ेगा। सिर्फ उनके कुछ कंडीशंस बढ़ गए, जैसे पहले ले ऑफ की कंडीशन में 100 से ऊपर अगर आप ले ऑफ करते थे तो आपको सरकार से परमिशन लेना होता था। अब वो संख्या जो है वो बढ़ के 300 हो गई है। लेकिन आप देखेंगे ये चूंकि कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, तो पहले के समय में भी कई स्टेट ने
ये जो 100 की संख्या थी उसको बढ़ा के 500 भी कर रखा था और 1000 भी कर रखा था कि 1000 की संख्या तक ले ऑफ करने की कंडीशन में आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता थी। तो ऐसा देखा जाए तो मतलब ये कहने में लगता है कि जी शायद कुछ बहुत मूलभूत बदलाव आ गए हैं, बट ऐसा कोई बहुत मूलभूत बदलाव नहीं है सर। मेरे ख्याल से ये जो एक्ट हैं, जो कोड हैं, ये एम्प्लॉय के जो बेनिफिट्स हैं या उनकी जो सुरक्षा है उसको वो ध्यान में रखता है। साथ ही थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है एम्प्लॉयर को, खास करके जो छोटे एम्प्लॉयर हैं जिनके पास कम संख्या में होते हैं लोग, ताकि वो अपने बिजनेस को जब तक वो एक बड़े स्थिति में नहीं पहुंचता तब तक वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने बिजनेस को चला सके। तो ये स्थिति है जी। कानून से जुड़ी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं। आज इस विषय पर जानकारी हमें दे रहे हैं गुंजन कुमार जी। सर ये बताइए हमारे तमाम दर्शकों को कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर क्या मौजूदा कानूनी प्रावधान है और नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सीमा को 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, इससे क्या कामगारों को नुकसान होगा? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट हमारे पास अभी चलता है, जिसमें दो बातें हैं। एक तो कि आप कोई भी परमानेंट नेचर का जो भी पेरिनियल नेचर का वर्क है उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते। वो एक बात है जो हमारे को चल रही है, पहले भी थी और आज भी है। दूसरी चीज ये थी कि अगर आप 20 कर्मचारी तक रख रहे हैं तो पहले ये होता था कि आप 20 कर्मचारी तक की स्थिति में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंटरमिटेंट वर्क या जो सीजनल वर्क है या कैजुअल वर्क है, आप उसके लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बेसिस पर रख सकते थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ आपने काम किया, अब इसकी संख्या को आपने बढ़ा के 50 कर दिया है। तो ये जो किया है 50, इसमें क्या है कि आपके जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर्स होती थी जो हमारे एम्प्लॉयज़ के पास होती थी, क्योंकि 20 के बाद जैसे ही संख्या बढ़ती थी 21 होती थी, तो कॉन्ट्रैक्ट पे आप लेबर नहीं रख सकते थे और ऐसी स्थिति में आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात मिल जाती थी। अब ये जो चीज़ है ये बढ़ के 50 हो गई है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो कई बार इसका थोड़ा फ़ायदा उठा सकती हैं और कि भाई ठीक है अब 50 एम्प्लॉयज़ हो गए हैं तो वो अपने काम को, अगर उनके कुछ काम होंगे जो इंटरमीडिएट नेचर के भी हैं और को फिर भी चलते रहते हैं, जो सीजनल वर्क है वो चलते रहते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को परमानेंट स्थिति में नहीं रखना चाहेंगे। तो थोड़ा सा उनको नुकसान हुआ, क्योंकि जहाँ पे पहले ये कानून जो क्लिक होता था, जो इस पे आता था, वो शुरू हो जाता था 20 की संख्या पे, अब वो शुरू होगा 50 की संख्या पे। तो ऑफकोर्स इससे थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ को नुकसान होता है। दूसरी बात जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर है वो ये कि जब जैसा मैंने बताया कि आपको इंटरमीडिएट नेचर का वर्क होना चाहिए, परमानेंट नेचर के वर्क को आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे नहीं ले जा सकते। तीसरी चीज है, इसको लोग क्या करते हैं, कई बार ओवरकम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखते, वो कॉन्ट्रैक्टर रख लेते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को रख के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप लेबर के साथ काम करते हैं और पेमेंट आप करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर आगे लेबर को पे करता है। किंतु मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ऐसी स्थिति में कि काम तो आपने रखा कॉन्ट्रैक्टर को, नाम तो कॉन्ट्रैक्टर का है, लेकिन काम सारा का सारा आपके पास हो रहा है और उस जो कर्मचारी है उसका जो सारा अधिकार, मतलब उसके ऊपर जो सारा कंट्रोल है वो आपका ही होता है। तो काम वो आपके निर्देश के अनुसार करता है, आपके दिशा पे काम करता है। सिर्फ पेमेंट के वक्त जो नाम होता है वो उस कॉन्ट्रैक्टर का होता है, इसे हम कहते हैं शैम ट्रांजैक्शन। तो ये जो शैम ट्रांजैक्शंस हैं इसको एक्नॉलेज करना होता है और इस चीज को हमें अभी इसमें अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो कि शैम है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो किक इन कर जाता है और आप उसको जो भी एम्प्लॉय इसके अंदर काम कर रहा होता है उसको परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक मूल बेसिक जो लॉ है वो इस तरीके से चल रहा है। सर ये भी बताइए, सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या मौजूदा कानून है और कामगारों के हित में कंपनियों को कुछ करना होता है? देखिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए जैसे आप है प्रोविडेंट फंड है, पेंशन स्कीम्स हैं, ESIC हैं, ये सारे हैं वो चल रहे हैं, जहाँ पर कि अलग अलग 20 एम्प्लॉय और इनके कंडीशन जब आती है, आपके पास इतने एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं तो आपको इन सबको इंक्लूड करना होता है और आपको इनके बेनिफिट्स देने होते हैं, PF के बेनिफिट देने होते हैं, ESIC के बेनिफिट देने होते हैं। जो नया कानून है वो इन संख्या पे नहीं जा रहे हैं और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहा तो एम्प्लॉय अगर खुद भी, जो वर्कमैन है, खुद भी चाहे तो अपने को इन प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्टर कर सकता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जैसे सामाजिक सुरक्षा की मैं बात करता हूँ और पीछे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि जो इंटर स्टेट के एम्प्लॉयज़ थे बड़ी उनकी समस्या हुई थी, तो एक इंटर स्टेट एम्प्लॉय की स्थिति को देखा जाता है जो कि अब नए कानूनों में उनको इंक्लूड किया गया है कि एक इंटर स्टेट एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, उनके अधिकार को भी रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको हर तरह की सुविधा देते हैं
उनको अधिकारों को वो रिकॉग्नाइज करके सुविधा देते हैं कि भाई अगर आप इंटर स्टेट एम्प्लॉई हैं और अपने राज्य को छोड़ के दूसरी जगह पे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल ही आप बेसहारा हो जाएं, तो आपको कानूनी रूप से सहारा मिलेगा। तो ये जो हमारे वेलफेयर स्कीम्स हैं जो भी गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखिए जो लेबर का जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन है या वेजेस एक्ट हैं, ये सारे जो हैं ये बेसिकली वेलफेयर एक्ट हैं। इनका मुख्य काम है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि उनके पास जो बार्गेनिंग के पावर है वो कम होते हैं और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके पास बार्गेनिंग के पावर ज़्यादा होते हैं। तो ये जो फील्ड होता है, जो आपस में डिसबैलेंस होता है, इसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाया जाता है। तो इस वेलफेयर कानून होने की वजह से जो आपने जैसे बात कही कि वेलफेयर्स की क्या ध्यान रखे जा रहे हैं, वो वेलफेयर्स को ध्यान रखने के इरादे से इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। जैसा मैंने कहा कि इंटर स्टेट एम्प्लॉयज़ के उनके का अधिकार हो गए, उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको ईएसआईसी का बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपकी संख्या कम भी है, जो नियत निर्धारित संख्या है, तो उन्होंने जो पहले एक निर्धारित संख्या थी कि इससे ऊपर होंगे एम्प्लॉय तो आप ईएसआईसी में जा सकते हैं, उसको हटा दिया गया। एक छोटा सा अमाउंट देने के बाद आप ईएसआईसी का बेनिफिट उठा सकते हैं, आप पेंशन के स्कीम में आ सकते हैं, आप पीएफ के स्कीम में आ सकते हैं। तो इन सबको इंक्लूड किया जाता है। अभी तक ये अलग अलग कानून थे, जैसे पीएफ का ईपीएफ एक्ट था, पेंशन स्कीम्स थे, ईएसआईसी के एक्ट्स थे, और भी अलग वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट्स थे। ये सबको समाहित करके एक कोड में बना दिया गया है। तो अब अगर ये कोड इम्प्लीमेंट होते हैं तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, संख्या को छोड़ के, बिकॉज पहले संख्या और उसके बाद आप बात आगे चलते थे, उसके इतर आज की तारीख में हर किसी को वो सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो उसको एक बेनिफिट तो होगा एम्प्लॉय को, बेशक अवश्य होगा। तो अब देखते हैं ये इम्प्लीमेंट कब होता है जी। सर ये भी बताइए कि यदि किसी कर्मचारी या ट्रेड यूनियन को लगता है कि नियोक्ता सामूहिक समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है या सामूहिक समझौते के एक हिस्से के अर्थ के बारे में कोई असहमति है, तो क्या होगा? देखिए, जैसे ही आपने असहमति की बात की, वैसे ही एक शब्द आता है, उसे कहते हैं डिस्प्यूट। और इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिफाइंड है। वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी बात जहाँ पे किसी भी चीज़ को, किसी भी कंडीशन को, किसी भी क्लॉज को लेकर के आपस में या तो दो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय या लेबर ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में अगर किसी तरह की असहमति जतती है, तो वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो मामला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनता है तो उसके फिर समाधान का भी प्रोविजन होता है। तो समाधान के अंतर्गत ये है कि वो आप कंसिलिएशन ऑफिसर को आप रेफर करते हैं मामला कि ये हमारा डिस्प्यूट हो गया है, ये हमारा समझौता था, इस समझौते का ये अर्थ है। या तो ट्रेड यूनियन ये कहेगा कि भाई हमारा जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो हमारे इस अर्थ को अब अलग मतलब दे रही है और अपने फेवर में ले जाना चाहती है। तो इस कंडीशन में जो या तो कंसिलिएशन ऑफिसर उस केस को वहीं पे सुलझाने की कोशिश करेगा, और अगर उसको लगता है कि ये मामला वहां सुलझ नहीं सकता तो उसके एडजुडिकेशन यानी उस पर निर्णय के लिए वो कंसर्न लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को भेज देता है, जहां पे इस केस का निपटारा होता है। वहाँ पे बातें जाती हैं, जज वहाँ पे होते हैं, लेबर जज होते हैं या ट्राइब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास ये सारी बात जाती है। वो सारे दोनों पक्ष की बात सुनते हैं, जो समझौता है या करार है उसके नियमों और शर्तों को देखते हैं, उसका एक इंटरप्रिटेशन देते हैं और उस पर एक निर्णय देते हैं, जो कि फिर बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कराती है। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, अगर किसी भी लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन को लगता है कि कोई चीज़ है, जो कि कोई करार है जो कि कंपनी नहीं मान रही है, तो वो इमीडिएटली एक ट्रेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाता है और आप उसको कंसिलिएशन ऑफिसर के पास ले जाते हैं और फिर वहां से वो लेबर कोर्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। अगर कंसिलिएशन ऑफिसर सफल होता है उसको वहीं पे खत्म कराने में, तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। जी। और सर, यदि यूनियन समझौते का पालन नहीं कर रही है तो क्या नियोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ये पहले भी एक्ट में था, 36A के अंदर था कि भाई जैसा मैंने कहा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट क्या मतलब हो गया कि एक नियोक्ता और एक जो कार्यकर्ता, जो उसका कर्मचारी है या उसका जो यूनियन है, उनके बीच किसी भी बात को लेकर के अगर अनबन हो जाती है या किसी डेफिनेशन को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कम्युनिकेशन का गैप होता है, तो उसे हम डिस्प्यूट कहते हैं। और हर तरह का डिस्प्यूट कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाता है। तो जो भी डिस्प्यूट होगा, या तो ट्रेड यूनियन कहे कि जो नियोक्ता है या एम्प्लॉयर है
वो इस पर्टिकुलर जो समझौता है उसको गलत इम्प्लीमेंट कर रहा है या उसकी गलत अर्थ निकाल रहा है, तो वो भी डिस्प्यूट है। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉयर कहता है या नियोक्ता कहता है कि ट्रेड यूनियन जो है वो किसी समझौते का गलत मतलब निकाल रहा है या समझौते को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा है, तो वो भी एक तरह का डिस्प्यूट है। और वो भी उसी तरीके से जैसा मैंने बताया आपको पहले कि वो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाएगा। फिर कंसिलिएशन ऑफिसर उसको पहले तो कोशिश करेगा कि वो वहीं समझ जाए, और अगर उस पर नहीं बात बनती है तो ऐसी स्थिति में फिर वो मामला चला जाता है या तो लेबर कोर्ट के पास या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।